कोई और क्वेश्चन आपका हो, कोई कंफ्यूजन किसी तरह का लास्ट क्लास में? तो हम लोग आज से शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक लेजिस्लेचर और जुडिशियरी है। तो अगर वक्त मिलेगा लेजिस्लेचर से आगे निकलने का तो हम लोग जुडिशियरी डिस्कस करेंगे, अन्यथा अगर लेजिस्लेचर तक नहीं समाप्त हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो लेजिस्लेचर में अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो स्पीकर को लेकर के और लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग को लेकर के, और कुछ जो सामान्य प्रश्न पूछा जाता है जो वन लाइनर टाइप का है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, उससे संबंधित आर्टिकल वगैरह, तो वो आप अपना जो वन लाइनर है वो आप अपना याद करते जाएंगे, जो आर्टिकल और उससे जुड़ा हुआ फैक्ट है। कुछ कंसेप्चुअल चीज़ जो स्पीकर को लेकर के या फिर राज्यसभा की अधिकारिता को लेकर के, डिफरेंट हाउस का प्रोसीडिंग को लेकर के है, वो हम कुछ सेलेक्ट करके लाए हैं आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लाया जाता है, कोई भी रिजोल्यूशन लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लाया जाता है, तो कौन कौन सी प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है? दिख रहा है ना सबको? विजिबल है? विजिबल है? ठीक। नहीं है विजिबल तो उसको नहीं है विजिबल, बताइए। अंशु? हाँ, डी। अच्छा, मोना? डी। डी डी होगा 1। अच्छा, इसमें से पूछा गया है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ना? तो सबसे पहला चीज़ है कि जब वो उसको हटाने का संकल्प, जब उसको उसके पोस्ट से रिमूवल का संकल्प रहेगा तो वो पीठासीन नहीं होगा। यह स्टेटमेंट एकदम 100% करेक्ट है, पीठासीन उसको होना ही नहीं है। दूसरा चीज़ है कि उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अभी अभी प्रोसीडिंग मौजूद होगा, बिहार विधानसभा का खोल करके देखिएगा, जब अवध बिहारी चौधरी को हटाने का प्रस्ताव चल रहा था, होगा अभी बिहार लेजिस्लेटिव खोलिएगा जा करके देखिएगा कि जब क्या आलोक में कोई मेहता थे जिनको टेम्पोररी स्पीकर बनाया गया था और वो अपने सीट पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना मत भी रखा था और उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया था। ये वोट कब कास्ट नहीं कर सकते हैं? जब वो चेयर तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि पीठासीन तो उपाध्यक्ष होगा। तो अपना मत देने का तो हकदार उसको होगा ही, अपना मत तो देगा ही देगा। क्यों नहीं देगा वो अपना मत? लोकसभा में जब बहुमत से कोई चीज़ निर्णय लेने का काम चल रहा है तो वो अपना वोट क्यों नहीं देगा? हमेशा उसको होगा, वो उसका सदस्य होने के कारण अधिकारिता है उसकी। क्लियर? तो कौन कौन सा सही है? एक और तो ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक सही है, केवल एक होगा, इसका ए होगा सही आंसर। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जो आप जान रहे हैं वहां पर आपको कंफ्यूज करवाने के, हल्का हल्का चीज से आप कंफ्यूज होइएगा। क्लियर? यहाँ पर कोई दिक्कत? आगे आइए। उसी तरह का प्रश्न अगला है, उसी से जुड़ा हुआ, इसी थ्योरी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है। हो गया? प्रीति तुम बतलाओ क्या होना चाहिए जवाब? जो ऑनलाइन है वो भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ करके प्रवचन सुनते रहेंगे। आप पार्टिसिपेट कीजिएगा तभी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जो लोग ऑनलाइन हैं वो लिखेंगे, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो भी लोग ऑनलाइन हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोई मैसेज नहीं आ रहा है। हो गया? प्रीति ए, अंशु बी। अच्छा, और कोई जवाब इससे अलग? ए, डी, बी और ए के अलावा और कोई जवाब? आपका क्या जवाब है? बी। अच्छा, अब ये मतलब एक क्यों लगा, क्यों होना चाहिए? जैसे पहला है
कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ऐसा होता तो राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर देते, वो बन जाता अध्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? इस बार तो हुआ था लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। कैसे हुआ था? लोकसभा में वोटिंग हुई और उस वोटिंग में जो जैसे देखे थे 2 अध्यक्ष का चुनाव, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह काम किया। जैसे बिहार विधानसभा में देखे होंगे कि अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो पता चल गया कि दोनों जो नया सरकार बन रहा है, जो नया सरकार सत्ता में आया है, उसके पास बहुमत है। वहीं से क्लियर हो गया ना, कोई कॉन्फिडेंस मोशन फिर आया ही नहीं। उसी तरह से देखते होंगे कि जैसे ही लोकसभा का गठन होता था, पहला जो होता था वो विश्वास मत होता था, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में ही वो चीज़ आजमा लिया गया, तो फिर कोई कॉन्फिडेंस मोशन लाया ही नहीं गया। तो ये राष्ट्रपति का यहाँ कोई भूमिका ही नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यह आवश्यक नहीं कि वो अपने लोकसभा का अध्यक्ष वही हो सकता है जो सदन का सदस्य हो। अगर सदन का सदस्य नहीं है तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कंपल्सन है कि पहले उसको उस हाउस का सदस्य होना होगा। अगर वो हाउस का सदस्य नहीं है तो सदन का अध्यक्ष वो नहीं हो सकता है, स्पीकर वो नहीं हो सकता है। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हाउस का सदस्य बने बगैर उस हाउस का अध्यक्ष बन जाता है? प्रीति तुम ही बतलाओ, प्रीति को बतलाने दीजिए। कौन सा ऐसा पर्सन है जो हाउस का अध्यक्ष, मतलब हाउस का सदस्य नहीं होते हुए भी हाउस का अध्यक्ष बनता है, हाउस को चेयर करता है? हो गया ना? यहाँ पर तो अब जब उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे तो आप कहिएगा कि भाई आप तो कहते हैं कि हाउस का सदस्य होना कंपलसरी है, लेकिन हाउस का सदस्य ना होते हुए भी हाउस को चेयर करता है। कौन है वो? अच्छा, राज्यसभा को चेयर कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हाउस का सदस्य होता है? नहीं होता है। बस सीधी सी बात थी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हाउस का सदस्य न होते हुए भी हाउस को चेयर करता है। फिर कभी घुमा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाउस में वोटिंग करने का जो अधिकार है वो केवल हाउस के मेंबर को है, लेकिन ऐसे एक सदस्य को वोटिंग करने का अधिकार है जो उस हाउस का मेंबर नहीं है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। वो कास्टिंग वोट यूज कर सकता है हाउस का मेंबर न रहते हुए भी। क्लियर? हाँ, कास्टिंग वोट जब भी होगा तो वो इक्वल में करेगा, तो वो चेयर के साथ चूंकि जुड़ा हुआ होता है, वो चेयर का अधिकार होता है, चेयर का प्रेरोगेटिव होता है, इस कारण से वो उसका इस्तेमाल करता है। क्लियर? इसमें हम लोग कहाँ तक थे? हाँ, हाउस का मेंबर नहीं होते हुए उसको अध्यक्ष चुना ही नहीं जा सकता। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? यदि वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। फिर राज्यसभा के सेंस में जाइएगा तो वहाँ अलग हो जाता है। वहाँ उसका जो चेयरपर्सन है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र नहीं देता, वो किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा अपना अपना त्यागपत्र। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? हाँ, एक ये, क्योंकि इस बार ये प्रश्न भी थोड़ा सा विवादास्पद बना था, ये मुद्दा भी थोड़ा विवादास्पद बना था। हालांकि इजी प्रश्न है, वन लाइनर टाइप का है, लेकिन हम इसलिए आपके समक्ष रखें कि थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेंगे। प्रोटेम स्पीकर ये कौन होता है, क्या काम करता है? अगर आप देखेंगे तो हाँ, बतलाइए इसमें से जवाब क्या होना चाहिए। कभी कभी इसके साथ ये भी जुड़ जाता है स्पीकर का निर्वाचन। स्पीकर के निर्वाचन के समय हाउस का जो अध्यक्षता होता है वो यही करता है। तो जो अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, आप देखे होंगे इस समय, आप गुजरे होंगे इस पूरे प्रोसीडिंग से, अभी नज़र के सामने से आपके गुजरा होगा ये पूरा प्रोसीडिंग। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अध्यक्ष का निर्वाचन जिस हाउस के द्वारा जिस समय किया जाता है उसको चेयर करने का काम, उसकी अध्यक्षता करने का काम प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो क्या होगा अगर वहाँ पर हाउस अगर इक्वली डिवाइड हो जाए तो ये क्या कर सकता है?
अपना कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कर सकता है। ये याद रखिएगा। ये सब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेकर के या कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के आपसे ऐसे प्रश्न आपके समक्ष रखे जा सकते हैं कि जहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का क्या क्या काम है, क्या क्या वो कर सकता है। तो एक तो सामान्य काम है कि उसको जो भी नए सदस्य हैं उन नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। दूसरा एक चीज़ और इसके साथ जुड़ जाता है कि इसको मतलब किसको ये नियुक्त किया जाता है, किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है या कौन नियुक्त करता है। तो सामान्यतः आप देखिएगा या इसके नियुक्ति की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो सामान्यतः देखिएगा तो क्या है कि संसद के जो सदस्य होंगे उनको शपथ दिलवाने का काम किसको सौंप दिया गया है? प्रेसिडेंट को सौंप दिया गया, राष्ट्रपति को सौंपा गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहेंगे तो अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ पर भेज सकते हैं जिसके समक्ष वो शपथ लेंगे। तो इसी क्रम में एक परंपरा चली आ रही है कि हम प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाएगा। तो जिसका भी लंबा कार्यकाल रहता है, सामान्यतः जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, सामान्यतः उनको नियुक्त किया जाता है क्योंकि लंबे समय से वो रहे हैं और उनको सम्मान के कारण नियुक्त है। कोई काम इनके पास नहीं होता है। तीसरा प्रश्न कि लोकसभा स्पीकर जो चुना जाता है उसका कार्यकाल कब समाप्त होता है। जो भी लोकसभा स्पीकर, उसका कार्यकाल तभी समाप्त होगा जब प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है। नहीं तो स्पीकर का पद जो है वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है लेकिन स्पीकर बना रहता है तब तक के लिए जब तक कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं हो जाए। तो ये 2-3 चीज़ है प्रोटेम स्पीकर के बारे में जो आपको जानना चाहिए हो, क्योंकि अभी विवाद उठा था इसको लेकर के, क्योंकि जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे उनको नहीं नियुक्त किया गया था। तो बहुत सारे सदस्य जा के उनके सामने बोल रहे थे कि हम आपसे ज़्यादा समय से हमारा अनुभव रहा है। ये अगला प्रश्न देखिएगा, ये सत्र और सत्रावसान को लेकर के है। हाउस कब सेशन में रहेगी, सेशन को डिसॉल्व कब किया जाएगा। नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन वर्जन का मतलब रेस्ट्रिक्शन हो गया। बतलाइए। ए, बी, डी और कुछ डी से अलग कोई जवाब और हो तो डी से अलग कोई जवाब। बात समझ में आ रही है ना क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है? हाँ? क्यों? मंत्रिमंडल के परामर्श की आवश्यकता क्यों नहीं है? मंत्रिमंडल के ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जब तक मंत्रिमंडल नहीं कहेगा वो कर ही नहीं सकता है। मीन्स कि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो बंधा हुआ है। जब तक राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं सजेस्ट किया जाएगा वो ये एक्शन उठा ही नहीं सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, सत्र का अवसान। लेकिन भारत के राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान करने के लिए कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो सत्र में है। ये भी बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कोई भी सत्र में अगर है तो राष्ट्रपति के पास प्रेरोगेटिव है, एग्जीक्यूटिव के पास प्रेरोगेटिव है कि वो उसका सत्रावसान घोषित कर सकता है। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं, बस एक ही कंपल्सन है कि 2 सत्र के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई कंपल्सन नहीं है कि कब सत्रावसान घोषित करेगा और कब सत्र में घोषित करेगा, वो उसको अधिकारिता है। इसके अलावा कोई है प्रोविज़न कि 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होगा? इसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है क्या? कोई प्रोविज़न नहीं है। और तीसरा है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। यह असाधारण परिस्थिति क्या होती है? आपातकाल नहीं, आपातकाल होती ही नहीं है यह असाधारण परिस्थिति। असाधारण परिस्थिति होती है कि जब कोई गवर्नमेंट सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, उसके बाद वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की तलाश करेगा। अगर वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बन सका तो इस असाधारण परिस्थिति में अगर उसको लगता है कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन सकता है तो वो मंत्रिमंडल का सजेशन मानने के लिए बाध्य नहीं है।
वो विकल्प तलाशेगा। क्लियर? तो इस असाधारण परिस्थिति को छोड़ करके सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सजेशन पर ही डिसॉल्व किया जाता है, लेकिन उसको अगर लग जाएगा तो ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? ये स्टेटमेंट पूर्णतः सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है, कोई रोक नहीं है। हाँ, सत्र में है, सत्र में है, सत्र चल रहा है, उसको लगेगा कि नहीं अब इसका सत्रावसान घोषित कर दिया जाए, एग्जीक्यूटिव का ये आएगा, तो सत्र को लेकर के कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं गया है। बस रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 2 सत्र के बीच में 6 महीने के से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति को अधिकारिता है कि वो कभी भी सत्र को सत्रावसान घोषित कर सकता है। एक तो देखिएगा कि 2 काम होता है, एक होता क्या है कि पहले से ही फिक्स रहता है कितना से इतना तक सत्र चलेगा, उसके बाद सत्रावसान घोषित कर दिया जाएगा। और कभी कभी जब गतिरोध की स्थिति बन जाती है और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है तो उसके बाद सत्रावसान घोषित कर, कभी कभी बीच में ही सत्रावसान घोषित कर दिया जा सकता है। बीच में सत्र बुलाया भी उसी तरह जा सकता है। राष्ट्रपति के पास अधिकारिता है कि किसी विषय पर उसको लगेगा कि सत्र बुलाया जाना आवश्यक है, वो सत्र को बुलाएगा। तो दोनों चीज़ की उसको अधिकारिता दी गई है। बस केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर है कि 2 सत्र के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोई प्रोविजन, जब उसको उसकी मर्जी दी गई, को जब चाहेगा सत्र बुला सकता है। अभी देखिए कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, कोविड के टाइम में इस को प्रत्यक्षता आप उससे गुजरे हैं उस दौर से कि कैसे सदन का सत्र स्थगित भी किया गया, कैसे उसको बुलाया भी गया। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, ये हमको एजुकेटिव में ही डिस्कस करना था, वहाँ छूट गया था, इसलिए हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये इस बार यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इस बार या इससे पहले कभी यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न। नॉमिनेटेड, इसको समझ लीजिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चूंकि हम इसलिए डालेंगे कि अध्यक्ष से ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। बताइए मुन्ना, और कोई जवाब? बी, ए, अच्छा, और कोई? डी, न तो 1 न तो 2। अच्छा, दल बदल को लेकर क्या क्या प्रोविजन है? दल बदल से समझते क्या है? दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ जो बनाया गया है किस शेड्यूल में है? पहले तो ये याद रखिएगा 10th शेड्यूल में है। क्या क्या प्रोविजन है इसका? इसका प्रोविजन पहले बतलाइए कि प्रोविजन क्या क्या है, कौन कब दल बदल माना जाता है। दल बदल होने का मतलब है कि सदन से आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देखिएगा कि दल बदल का ऑब्जेक्ट क्या है, कि जिस राजनीतिक पार्टी के साथ, जिस राजनीतिक बिलीफ के साथ आप जनता के पास गए हैं, उस 5 साल तक आपको उस बिलीफ के अंदर रहना है। पहला तो ये ऑब्जेक्ट है उसका। दूसरा चीज़ है कि किन किन परिस्थितियों में दल बदल के अंतर्गत आपका सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक तो है कि अगर आप त्यागपत्र दे देते हैं, यदि आप जिस दल से चुने गए उस दल से त्यागपत्र दे दिए तो आपका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर दिए। पार्टी व्हिप का उल्लंघन किसी भी विषय पर, सदन में मतदान करना है, कोई भी प्रोसीडिंग सदन में चल रहा और वहां पर पार्टी का जो व्हिप है, पार्टी का व्हिप का मतलब क्या हुआ कि पार्टी के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया उस निर्देश का आपने उल्लंघन किया। कभी कभी पूछा जाता है व्हिप कौन जारी करता है? ये याद रखिएगा, प्रत्येक पार्टी का हाउस में एक सचेतक होता है, वही टेम्पोररी, वही अधिकृत होता है जो ये व्हिप जारी करता है। तो पार्टी के सचेतक के द्वारा व्हिप जारी किया जाएगा। उस व्हिप का अगर उल्लंघन किया गया तो नहीं, उस समय डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। व्हिप का उल्लंघन करके वो मतदान कर देगा। उसके बाद पार्टी के द्वारा अध्यक्ष के पास ये, अभी रुक जाइए, वहां तक आ रहे हैं। तो पहला क्या कि व्हिप का अगर वो उल्लंघन कर दिया, इसके बाद एक टाइम दिया गया है कि अगर वो माफी मांगता है और पार्टी अगर उसको माफ कर देती है
तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, फिर वो सदस्यता उसकी नहीं समाप्त होगी। तीसरा चीज क्या है कि अपना पार्टी छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, तो इसमें एक प्रोविजन रखा गया है कि कम से कम 2/3 सदस्य को पार्टी में से अलग होना होगा, और अलग होकर के कि दूसरे पार्टी में शामिल होंगे तब उनकी सदस्यता बचेगी, नहीं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक और प्रोविजन रखा गया है कि जो भी निर्दलीय सदस्य हैं, निर्दलीय सदस्य अगर किसी दल में शामिल हो जाते हैं तो उनकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और नॉमिनेटेड मेंबर के साथ रखा गया है कि अगर वो 6 माह बाद, नॉमिनेशन के 6 माह के बाद किसी दल में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नॉमिनेशन के 6 माह के अंदर अगर किसी की सदस्यता लेते हैं तब उनकी लोकसभा या राज्यसभा जिस भी हाउस के वो सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। 4-5 प्रोविजन एंटी डिफेक्शन लॉ के हैं। फिर आता है कि इसका प्रोसीडिंग कैसे शुरू होगा। तो जो भी पार्टी है, जो पार्टी अपने व्हीप के उल्लंघन से सफर किया है, वो पार्टी अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास, संबंधित स्पीकर के पास इस मुद्दे को उठाएगी और वहां से ये शुरू होगा प्रोसीडिंग। अब क्या है कि इस प्रोसीडिंग का टाइम नहीं निश्चित किया गया है, कितने दिन के अंदर उसको डिसीजन दे देना है, कितने दिन के अंदर डिसीजन दे देना है, ये निर्धारित नहीं हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पार्टी के जो मेंबर हैं उनका जो प्रोसीडिंग चल रहा है वो विधानसभा के समाप्ति तक वो चलता ही रहेगा। और बड़ा देखिएगा कि बड़ा तोड़ मरोड़ के जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया तो उसने कहा कि यह डिसाइड करने का अधिकार उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उन्होंने इस्तीफा दे करके सब गड़बड़ कर दिया। अब तो हम उनको बहाल नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ये मामला जो है वो अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष अपना उस पर विचार करे। फिर एक प्रश्न उभर करके आता है कि अध्यक्ष का जो ये प्रोसीडिंग होता है, यह प्रोसीडिंग क्या न्यायपालिका के अधीन आएगा? न्यायपालिका इसमें इंटरफेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो सामान्यतः यह जो प्रोसीडिंग है, ये लोक जो हाउस है वो हाउस का विशेषाधिकार है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसीडिंग जो है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, अर्ध न्यायिक प्रोसीडिंग है। तो वहां पर अगर नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन होता है, न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, आर्बिट्रेरी तरीका से डिसीजन ले लिया जाता है, तो न्यायपालिका वहां हस्तक्षेप कर सकती है। अगर गलत तरीका से, इसलिए देखिएगा कि अध्यक्ष क्या करते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं कि हम इस पर निर्णय लेंगे, निर्णय नहीं देते हैं। अगर निर्णय गलत दे देंगे तो उसको जुडिशियरी रद्द कर सकती है उस निर्णय को। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, ये कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल्स हैं जिसका फायदा उठाया जाता है। कुछ ऐसे जगह पर एम्बिग्विटी आ गई है जहां पर स्पष्टता कोई प्रावधान का अभाव है और इससे बच निकलने का एक रास्ता तलाश लिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा या जो भ्रष्ट या इस तरह के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा। ताजा उदाहरण आप देखिएगा महाराष्ट्र का विधानसभा, इसके पहले आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा में भी यही सब काम हुआ था। क्लियर? उनका नहीं खत्म होता है, वो कुछ नहीं, वो इसी तरह बने रहेंगे। पार्टी इसलिए निकालती नहीं है कभी भी। जो उसके मेंबर रहते हैं हाउस में, देखिएगा ना, बहुत विवाद हो गया स्वाति मालीवाल के साथ, क्या आपने उसे निकाला बाहर? जब तक वो रिजाइन नहीं देगी, वो नहीं निकालेगा, वो निकालेगा तो उसका सदस्यता बचा रह जाएगा। नहीं, निर्दलीय नहीं कराएगा। जब तक हाउस में तो उसी पार्टी के मेंबर के रूप में है, तो उसी पार्टी के मेंबर के रूप में वो रहेगा। पार्टी निकाल दिया लेकिन हाउस में तो उसी पार्टी से चुन के गया है ना, तो उसी का मेंबर रहेगा वो। पार्टी कभी निकालती ही नहीं है ऐसे मेंबर्स को। पार्टी प्रतीक्षा करती है कि यह हाउस में जाकर के कुछ गड़बड़ी करने, तो पार्टी की फजीहत होती है वहां। तो ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेटिव या संसद का सदस्य रहा हो उसको पार्टी निकाल दे, नहीं निकालती है। वो अगर इस्तीफा देगा तो उसका सदस्यता चला जाएगा। पार्टी के निकालने का कोई प्रोविजन
एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं दिया गया है, तो उसकी सदस्यता जाएगी ही नहीं। सदस्यता नहीं जाएगी तो पार्टी का मेंबर बना रहेगा वहाँ। क्लियर? तो इसीलिए आपको अगर ये प्रोविज़न होता तो अभी भी ना स्वाति मालीवाल वाला से आप गुजरे होंगे, पेपर में पढ़े होंगे, पूरा समस्या देखे होंगे, अभी देख रहे होंगे कैसे उसने विरोध किया। लेकिन पार्टी के खिलाफ जब वो मतदान करेगी तभी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। उसके लिए भी पार्टी अगर प्रोसीडिंग शुरू करवाएगा तब। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? 2/3 से कम सदस्य अगर होंगे तो वो टूट नहीं सकते हैं। 2/3 सदस्य अगर टूटते हैं तो ये किसी में भी 2/3 टूटने के समय जरूरी है। मर्ज करने के लिए हो सकता है कि इसमें से 5 सदस्य दूसरे में चले जाएं, 6 सदस्य दूसरे में चले जाएं, 7 सदस्य दूसरे में चले जाएं, वो चल सकता है। क्लियर? यहां तक में कोई कंफ्यूजन? क्या? वो चुनाव आयोग की अधिकारिता है, बाहर उससे कुछ मतलब नहीं है। जैसे देखिए पार्टी का जो होता है तो पार्टी में आप देखिएगा तो पार्टी मेंबर जो होते हैं वो मैक्सिमम मेंबर बाहर होते हैं, सदन में केवल वही मेंबर होते हैं जो चुन करके गए होते हैं। तो पार्टी पर इस विषय को भी सुप्रीम कोर्ट ने एम्बिगुअस छोड़ दिया उद्धव ठाकरे केस में। सर्वोच्च न्यायालय को जब हुआ कि भाई पार्टी का व्हिप जारी करने का अधिकारिता किसके पास होगा, पार्टी किसको माना जाएगा, उद्धव ठाकरे को माना जाएगा शिवसेना, या वो क्या नाम है एकनाथ शिंदे उसको माना जाएगा ओरिजिनल शिवसेना। नियमतः माना जाना चाहिए किसको? उद्धव ठाकरे की शिवसेना को माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टी की पूरी अधिकारिता, सबसे ज्यादा मेंबरशिप, सब कुछ उसके पास है। लेकिन इसको उसने अस्पष्ट छोड़ दिया। बहुत सारा ग्राउंड इधर उधर का पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, लेकिन जहां मूल डिसीजन देना चाहिए था उसको एम्बिगुअस छोड़ दिया कि पार्टी पर अधिकार किसका माना जाए। तो सही जवाब क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। तो सही स्टेटमेंट क्या है? बी है, केवल 2। ये सामान्य सा एक प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? सामान्य सा प्रश्न है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर। सामान्यतः यह प्रश्न हमने आपके सामने इसलिए रखा कि सामान्यतः एक धारणा बनी होती है कि राज्यसभा जो है वो हमारे शासन के या हमारे संसद के फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, वो राज्यों का प्रतिनिधि है। लेकिन जैसे आप यूएसए में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, प्रत्येक प्रोविंस को 2 सीट निर्धारित कर दिया गया है। आपका पॉपुलेशन कितना भी हो, 2 ही सीट अपर हाउस में आपको भेजने हैं। यहाँ पर क्या किया गया कि नहीं, जनसंख्या के अनुसार उनको सीट दिया गया। मीन्स कि राज्यसभा में प्रत्येक हाउस को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है कि आप ये सोच करके फेडरल स्ट्रक्चर को सोच करके सोचिएगा कि नहीं सबको समान वहाँ पर मिलना चाहिए। नहीं, भारत ने उस स्ट्रक्चर को भले ही अपनाया है लेकिन अलग तरीका से अपनाया है। भारत ज्यों का त्यों फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका से नहीं कॉपी कर लिया है। अगला प्रश्न है, क्लियर हो गया? प्रिंस क्या होगा? कोई नहीं, ए डी, डी या ए? डी। और कोई अलग आंसर? पहला स्टेटमेंट, संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। किसको किसको रिप्रेजेंटेशन है? संघ राज्य क्षेत्र को, दिल्ली को है, पुडुचेरी को है, जेके को है, जम्मू और कश्मीर को भी है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय कौन करता है? अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट करती है। इलेक्शन में कोई, इसलिए पूछ रहे थे आपसे कि आप सही जवाब दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन के मामले में निर्णय लेती है। कौन लेता है निर्णय? हाउस में लिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन में धांधली किया, यहाँ पर सब निर्वाचन के झगड़े का निर्णय वही होगा ना कि धांधली करके जीत गया या गलत तरीका से जीत गया, तो ये निर्णय लेने की अधिकारिता किसके पास है? स्टेटमेंट सही है।
स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्यों गलत है। ये आप जान रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। निर्णय कौन लेता है, किसके पास निर्णय लिया जाता है और किस अधिनियम के तहत लिया जाता है? क्या राष्ट्रपति सुलझाएगा? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कोई भी मामला उठेगा तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला उठेगा, और इस पर निर्णय लेने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है। उच्च न्यायालय में ये मामला चलता है। मामला उच्च न्यायालय में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चलता है। आंसर तक पहुंच जाना नहीं जरूरी है, आंसर तक पहुंचने का प्रोसेस सही होना चाहिए। आप कह दिए कि हाँ गलत है, लेकिन क्यों गलत है, कौन निर्णय लेगा? हाँ, कोई भी, उसमें भी एकदम हाईकोर्ट के पास ही मामला जाता है। इसके बाद भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। सही स्टेटमेंट क्या होगा प्रिंस? और इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? क्या इसको सुधार के अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है जब ये सही हो जाएगा? प्रिंस क्या होगा? सुधार के कैसे लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा? बतलाइए, आप बतलाइए। राष्ट्रपति को ऐड कर देंगे, राष्ट्रपति को ऐड कर देंगे तो हमारा जो संसद है वो निर्मित हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सब सामान्य प्रश्न है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। सी, क्या? तो ये ऑप्शन तो है ही ना, 1 और 3 होगा। ठीक है प्रिंस, आप ही बतलाइए, होता है कितना होना, तब तो ये स्टेटमेंट सही है। 25 वर्ष होता है। ये स्टेटमेंट को कितना कर दिया जाए जो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा? 25 की 30 होगा। 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, 25 से कम आयु के लोग राज्यसभा के मेंबर हो जाएंगे। चलिए ये प्रश्न बतलाइए। वो सब तो सामान्य चीज़ें थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी राज्यसभा के विषय में। जो महत्वपूर्ण विषय है वो यहाँ पर है। यह राज्यसभा के या संसद के फंक्शन को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसको समझ जाएंगे, बतलाइए क्या जवाब होगा? दिक्कत हो रही है। सबसे पहले दिन राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। यह स्टेटमेंट सही है, एकदम सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से पारित करवाना होगा, ये भी सही है। ऐसी विधि भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस स्टेटमेंट में क्या समस्या है फिर? हाँ, कौन बनाएगा? हाँ, संसद बनाएगी कानून, संसद कानून बनाएगी, संसद को अधिकारिता दी गई है। राज्यसभा इस संकल्प पारित कर देगा, फिर इस संकल्प पर संसद कानून बनाएगी। ठीक है, अब जो डी आंसर दिए थे उनसे जानना हम चाहेंगे कि ये कानून कब तक वैलिड होगा, इसकी वैलिडिटी कब तक होगी, वैधता कब तक होगी इसकी, इस कानून की वैधता कब तक होगी? नहीं, रिजोल्यूशन 1 साल के लिए वैलिड होता है, और ये कानून अपने बनने के मतलब रिजोल्यूशन की समाप्ति के 6 महीने तक वैलिड रहेगा। 6 महीना तक में फिर अगर रिजोल्यूशन पारित करके इसको बढ़ाया गया तो बढ़ेगा, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा। तो इसकी वैधता कब तक होगी? 1 साल प्लस 6 महीना। रिजोल्यूशन की वैलिडिटी के 6 महीना तक ये वैलिड रहता है। याद रखिएगा, ये सब प्रोविजन जरूरी है आपको जानना। जैसे रिजोल्यूशन जो है ये है ना,
ये जो संकल्प है, ये संकल्प 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। अगर ये 1 वर्ष के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो फिर से दूसरा रिजोल्यूशन पारित करना पड़ेगा। जब भी इसको बढ़ाना होगा तो एक रिजोल्यूशन पारित करके बढ़ाया जाएगा। हाँ, और हमेशा 1-1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। और कानून जो है वो रिजोल्यूशन की समाप्ति के बाद 6 महीना तक वैलिड रहेगा। संसद जो कानून बनाएगी इस रिजोल्यूशन के ऊपर, वो 6 महीना तक, रिजोल्यूशन की समाप्ति के 6 महीना तक वैलिड रहेगा। रिजोल्यूशन अगर नहीं एक्सटेंड किया जाता है तो स्वयं में वो सुमोटो खुद ही समाप्त हो जाएगा 6 महीना। जैसे 1 जनवरी 2024 को अगर कोई रिजोल्यूशन पारित हुआ है तो 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। और कानून जो है वो 30/6/2025 तक वैलिड रहेगा। उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा अगर रिजोल्यूशन को एक्सटेंड नहीं किया गया तो। अगर रिजोल्यूशन को दिसंबर में एक्सटेंड कर दिया गया तो फिर वो 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। और कानून समाप्त कब होगा? 6 महीना के बाद समाप्त होगा। याद रखिएगा, ये सब प्रोसीडिंग कभी भी आपसे इस तरह जब यहाँ तक जाकर के पूछ रहा है तो उससे और अंदर में जाकर के भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापगत मतलब होता है लैप्स कर जाना, समाप्त हो जाना। हो गया क्या? सी। और कोई जवाब? सी के अलावा और कोई जवाब? ए। और कोई जवाब? सी और ए के अलावा कोई जवाब? अब हम लोग स्टेटमेंट वाइज जाते हैं। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर लैप्स कर जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट एकदम सही है। लोकसभा जैसे ही डिसॉल्व होगा उसको लैप्स कर जाना है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में लंबित है वो विधेयक, पेंडिंग है, इंट्रोड्यूस किया गया है, पेंडिंग है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि राज्यसभा के द्वारा पारित है या कुछ भी, केवल लोकसभा में वो लंबित है तो लोकसभा के लैप्स करते ही वो समाप्त हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, तो राज्यसभा में क्या है? लंबित है। लंबित है तो चूंकि लोकसभा ने जो पारित किया लोकसभा तो खत्म हो गया, तो नया लोकसभा आएगा तो नया विधेयक लाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये विधेयक जो है वो समाप्त हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आते हैं तीसरा स्टेटमेंट। आर्टिकल 1085 में अगर आप जाएंगे, स्पष्ट रूप से प्रोविजन करता है कि एक बार अगर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सेशन प्रोनाउंस कर दिया है तो लोकसभा डिसॉल्व करे मत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्वाइंट सेशन ये बुलाया जाएगा और उसमें उस पर चर्चा होगी। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। लोकसभा डिसॉल्व कर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्वाइंट सेशन का अगर प्रोनाउंसमेंट हो चुका है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कानून उसी के अनुसार काम करेगा। नहीं, लोकसभा के डिसॉल्व करने से मेंबरशिप नहीं खत्म हो जाती है। मेंबरशिप तब तक बनी रह जाती है जब तक कि स्पीकर कब तक बने रहते हैं, जब तक नया लोकसभा का गठन नहीं होता है। सब संसद के जो सदस्य हैं, लोकसभा का डिसोल्यूशन आप 185 जाकर के क्लाउज उसको पढ़िए। स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है कि एक बार अगर प्रोनाउंस कर दिया गया कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, आफ्टर दैट वो कंपल्सन होता है और लोकसभा के डिसोल्यूशन का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कभी भी लैप्स नहीं करेगा जब तक कि अगर एक बार अधिसूचना जारी कर दी गई, एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया ज्वाइंट सेशन का, तो ज्वाइंट सेशन डिसॉल्व करने के बाद भी बुलाया जाएगा और उसके निर्णय से बंधा हुआ होगा वो कानून। क्लियर? तो यहाँ पर अधिकारिता किसको दी गई है? तत्काल जो सरकार है, क्योंकि बिल किसके द्वारा लाया जाए रहेगा? तत्काल जो गवर्नमेंट होगा उसके द्वारा। और अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्रपति मीन्स की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का क्षेत्राधिकार है। तो सही जवाब क्या होगा? यही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन है? बी हो जाएगा आंसर, 1 और 2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक में?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार यूपीएससी में पूछा गया है। राज्यसभा से बिल यदि पारित हो जाता है, लोकसभा भंग हो गया, तो वो बिल लैप्स नहीं करती है, अगला लोकसभा आएगा उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर दोबारा राज्यसभा से पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा तो अस्थायी है। लेकिन लोकसभा से अगर पारित करवाया गया है, राज्यसभा में लंबित है, तो वो सब, हाँ, राज्यसभा ने अगर पारित कर दिया, लोकसभा के विघटन से पहले पारित कर दिया, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकसभा के विघटन से के समय में वहां पर वो पेंडिंग ही रह गया तो लैप्स कर जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, धन विधेयक को लेकर के। आगे जितना भी चीज़ है वो इसी कॉम्प्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर फंसने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो थोड़ा अच्छा से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ करके तब आप जवाब दीजिए। हो गया? बतलाइए क्या होगा। सबसे पहला चीज़ कि राज्यसभा में धन विधेयक को, राज्यसभा में धन विधेयक या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। क्या स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, कोई संशोधन नहीं कर सकता है, उसको अस्वीकार भी वो नहीं कर सकता है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्यों नहीं कर सकती है? अनुदान के डिमांड पर वो मतदान क्यों नहीं कर सकती है? अनुदान की मांग पर मतदान करने का मतलब ही है कि वो प्रोसेस जो होगा वो लेंदी होते चला जाएगा, तो उसको कोई अधिकारिता नहीं दी गई है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला है, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकता। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी अभी देखे होंगे बजट पर राज्यसभा में भी समान रूप से चर्चा हुई है। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है, इस पर चर्चा हो सकती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे धन विधेयक और इसके बीच में, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। सारभूत का सब्सटेंशियल होता है, कोई भी सब्सटेंशियल संशोधन करती है उसमें। सब्सटेंशियल को मतलब उसका जो पूरा तौर तरीका उसको पूरे को बदल देती है, उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चेंज कर देती है। ये तो सामान्य प्रश्न है, बतला सकते हैं इजीली। सही जवाब क्या होगा कि लोकसभा मतलब राज्यसभा कोई भी अनुशंसा अगर करती है तो चाहेगा तो उसको स्वीकार भी कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता है। और अगर स्वीकार करेगा तो कहे होगा कि भाई लोकसभा के अनुसार ही राज्यसभा के संशोधन के साथ इसको पारित कर दिया गया है। अगर लोकसभा अगर उसको अस्वीकार कर देती है तो भी माना जाए कि लोकसभा के अनुसार संसद ने इसे क्लियर। हाँ, बी 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 फॉर बॉय। प्रिंस पता नहीं हमको ये बतलाइए कि, अच्छा ठीक है नहीं पढ़े। प्रीति ये बतलाओ कि अनन्य शक्ति क्या होता है? अनन्य शक्ति से क्या समझती हो? इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव पावर क्या होता है? किसी भी हाउस का एक्सक्लूसिव पावर अगर हम कहेंगे कि ये इसका एक्सक्लूसिव पावर है, तो क्या होता है एक्सक्लूसिव पावर? इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर क्या है, राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर क्या है, क्या होता है ये? अंशु आप बतलाइए तो, अनन्य शक्ति एक्सक्लूसिव पावर क्या होता है? क्या मतलब कि उसको बाकी सबको एक्सक्लूड करेगा, उस पावर का वो अकेला इस्तेमाल करेगा। अनन्य मतलब केवल वही करेगा, अन्य कोई नहीं कर सकता है। न अन्य, अनन्य का मतलब यही समझो कि न अन्य, कोई अन्य उसका यूज नहीं कर सकता है, केवल वही यूज करेगा। क्लियर? अब आते हैं कि धन विधेयक या वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में ही किया जाता है। धन विधेयक को निरस्त करने का या संशोधन करने का अधिकारिता किसके पास है? लोकसभा के पास है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके पास, मतलब उत्तरदायित्व कहाँ पता चलता है? लोकसभा में। एक लास्ट क्लास में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चर्चा किए थे आपके साथ। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का जो अधिकारिता है यह किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला
सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ी हो गया है संयोजित करने में, उसके अनुसार आप कर लीजिएगा। ये ए बी डी है और बगल में ये जो है ये सी है। क्लियर हो गया? बतलाइए। बहुत आसान सा चीज़ है पार्लियामेंट्री फंक्शन को लेकर के। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए आपको, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास ये अधिकारिता है कि वो निर्वाचन के बाद पहला सत्र, इसके साथ प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होगा, पहला सत्र में संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और उसमें हाउस को बुलाए जाने का पर्पस बतलाया जाता है। और इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स चलता है, जिसमें आप देखते हो कि खूब लंबी चौड़ी चर्चाएं वहाँ पर होती है। तो सी होगा उसका सही जवाब। संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, ज्वाइंट सेशन को लेकर के एक और प्रश्न है आपके समक्ष, पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अलग, हालांकि बहुत इजी प्रश्न, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बस केवल 4 इसका सही है। ऐसा विधेयक पारित करने के लिए जिसमें दोनों में मतभेद हो, बाकी कहीं किसी चीज़ के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ये तो सामान्य प्रश्न है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अब हम लोग आते हैं संचित निधि और धन विधेयक पर। क्या होगा? डी होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता, इसको कभी मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन, राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में वेतन मिलता है। जो 2 चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा जहाँ पर कंफ्यूजन करके आप हमेशा गलत करते हैं। एक, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, इस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। और दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन। ये 2 चीज़ हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज करते हैं। और ये पूरा सूची जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है, किस आर्टिकल में दिया गया है? बजट किस आर्टिकल में है? 112 का सेकेंड पार्ट जो है वो स्पष्ट रूप से बतलाता है कि संचित निधि पर भारित व्यय क्या क्या होगा। वहाँ एक सूची ही दे दी गई है कि कौन कौन सा व्यय संचित निधि पर भारित है। अब यहीं से 2 बातें उभर करके आती है। एक आती है संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा होता है संचित निधि से व्यय। चूंकि आगे हम क्वेश्चन उस पर डाले हुए हैं, इसलिए अभी हम डिटेल आपके साथ नहीं करेंगे। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बतलाते चलेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या क्या अधिकारिता है। तो दूसरा चीज होता है संचित निधि से व्यय। दोनों के मामले में प्रोसीडिंग एकदम अलग है। धन विधेयक जब भी होगा, जैसे देखिए सबसे पहले आप समझेंगे कि धन विधेयक क्या होता है। और धन विधेयक को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप धन विधेयक की परिभाषा पढ़ने से सबसे पहले पढ़ें आप संचित निधि की क्या परिभाषा होती है, संचित निधि में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। फिर आप देखिएगा कि संचित निधि और संचित निधि में ही किसी प्रकार का जो फेरबदल करने वाला विधेयक होगा वो धन विधेयक होगा। अब धन विधेयक में पैसा डालना और पैसा निकालना, मतलब संचित निधि में पैसा डालना और पैसा निकालना, इसी से जुड़ा हुआ जो भी चीज होगा वो धन विधेयक होगा। आइए एक एक करके देखते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझते चलेंगे क्या क्या है, आपको अंत तक पूरी बातें समझ में आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बतलाइए क्या होगा? बी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये केवल किस चीज के लिए गलत है? आर्टिकल क्या है इसका? 110 है, 110 याद रखिएगा, क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको याद रखना चाहिए, चाहे वो धन विधेयक को लेकर के, बजट को लेकर के, जो भी आर्टिकल है उसको याद रखिएगा। वहाँ पर कभी कभी 1 लाइनर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये प्रश्न पूछने का मकसद यही रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वो केवल यही जानना चाहता है कि आप याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं धन विधेयक को, इससे ज़्यादा कुछ ये नहीं है। प्रोसीडिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा इस प्रश्न में कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की गई है। अगला प्रश्न अगर देखिएगा, ठीक है, बतलाइए जल्दी जल्दी। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ पर है? कंफ्यूजन है धन विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर के। सबसे पहले ये जान लीजिए कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या क्या चीज होता है। आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाइएगा जब केवल ये पता हो जाएगा कि धन विधेयक क्या होता है।
धन विधेयक में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, कुछ नहीं ध्यान में रखिएगा, केवल आपको संचित निधि केवल ध्यान में अगर आप रख लीजिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को केवल ध्यान में रख लीजिएगा, तो सारी समस्या का समाधान वहीं से मिल जाएगा। संचित निधि में क्या क्या शामिल होता है? हाँ, भारत सरकार के द्वारा जो कुछ भी टैक्स के द्वारा जो भी रेवेन्यू लिया जाता है, कोई भी जो कर राजस्व है वो शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार कोई भी सिक्योरिटी देती है, कुछ सिक्योरिटी पर अगर किसी को भी पैसा उपलब्ध करवाती है तो उसका जो कुछ भी रिटर्न आता है वो उसके पास जो आता है वो संचित निधि में शामिल होता है। और तीसरा चीज़ कि भारत सरकार कहीं से भी लोन लेती है वो संचित निधि में शामिल होता है। तो ये तीन चीज को मिला करके भारत का संचित निधि बनता है। अब इस संचित निधि, भारत का जो कुछ भी खर्च चलेगा वो इसी संचित निधि से चलेगा। तो एक चीज क्या हो गया कि संचित निधि में पैसा डाला जाएगा। संचित निधि में हम कैसे रकम पहुंचाएंगे, तो इसमें रकम डालना, रकम डालने का तरीका क्या है, क्या किया जाएगा, रकम कैसे कैसे डालेंगे, समझने के लिए ऐसा प्रोविजन एक एक करके नहीं है, बस केवल समझने के लिए समझिएगा कि आप जैसे छोड़ दीजिए, वो सब भूल जाइए, आप अपना संचित निधि सोचिए कि आपके पास जो पैसा आता है, आपके घर में जो पैसा आता है वो कैसे आता है, किस किस स्रोत से आता है, और फिर उसका व्यय कैसे होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपके जो भी अभिभावक हैं उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसा कैसे कैसे उसमें डाला जाएगा। तो सरकार के पास ये पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, जब कभी भी आएगा रकम डालने का तो वो टैक्स लगा के डालेगा, कर लगाएगा या लोन लेगा, यही तो काम करेगा ना। तो इससे जुड़ा हुआ जो कुछ भी मैटर होगा वो धन विधेयक होगा, जो कुछ भी। दूसरा चीज क्या आ जाता है, इसमें से रकम की निकासी, इसमें से रकम की निकासी कैसे की जाएगी, किस प्रकार उसमें से पैसा निकाला जाएगा या वो पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, इसको लेकर के जो कुछ भी प्रोविजन बनेगा वो धन विधेयक में आएगा। इसके बाद इसको सुरक्षित रखना, कंसोलिडेटेड फंड को सुरक्षित रखना, एक कैसे सुरक्षित रहेगा, इसको लेकर के जो कुछ भी नियम बनेगा वो धन विधेयक में आएगा। तो यही संचित निधि को इम्पैक्ट करने वाला जितना भी चीज है वो सब धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक में, कोई कंफ्यूजन यहां तक में? वो भी इसी से देंगे, एकदम संचित निधि से ही जाएगा, वो भी संचित निधि से ही खर्च होगा। जब कभी भी होगा तो वो धन विधेयक के रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा। अब आता है वित्त विधेयक। तो इसके अलावा भी कोई अदर चीज अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा धन विधेयक में, इसके अलावा जैसे कर लगा करके उसमें रकम डालना या उसमें से रकम निकासी, इसके अलावा अदर कुछ चीज उसमें जोड़े जाएंगे तो वो वित्त विधेयक कहलाएगा। जैसे कुछ बतलाइए जहां पर लगे कि जैसे जुर्माना लिया जाता है, जैसे शुल्क लिया जाता है, जैसे आप कोई सर्विस शेष अलग चीज है, वो कोई भी जो कुछ भी होगा, ये अदर फंक्शन जिसके लिए सरकार शुल्क लेती है। जैसे एक हो गया कि टैक्स रेवेन्यू लिया जाना और दूसरा होता है वैल्यू लिया जाना। कोई भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है, उस सर्विस के लिए जो पैसा ले रही है वो सब इसका हिस्सा नहीं होता। तो उसके लिए कोई भी सर्विस सरकार अगर प्रोवाइड करवा रही है, सरकार सर्विस टैक्स अलग चीज है। सरकार जैसे सरकार रेलवे का सर्विस आपको प्रोवाइड करवा रही है, रेलवे के लिए किराया ले रही है, आपसे वसूल रही है, तो किराया वसूलना जो हुआ उसका वो सर्विस प्रोवाइड, उस किराया पर टैक्स लेगा वो अलग चीज है, वो टैक्स रेवेन्यू अलग है। लेकिन वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके जैसे लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर रही है उसके लिए शुल्क ले रही है, शराब का लाइसेंस निर्गत कर रही है उसके लिए पैसा ले रही है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं होता है। तो उसके लिए जो कुछ भी कानून बनाया जाएगा, जो कुछ भी विधेयक लाया जाएगा, वो सब धन का मामला होते हुए भी धन विधेयक नहीं होगा। क्लियर? क्या चीज? ग्रांट
देखिए, एक होता क्या है कि एक सामान्यतः सरकार डिमांड करती है तब उसको कुछ मिलता है। तो सरकार जब डिमांड करेगी और उसको जो मिलेगा वो कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा होगा। लेकिन कोई भी संस्था अगर वो बेनोफेलेंट तरीका से भारत में कुछ इन्वेस्ट करने जा रही है, जैसे मान लीजिए कि WHO कोई प्रोग्राम शुरू करती है, पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू करती है, जिसके लिए वो कहती है कि हम पूरे विश्व से इसको खत्म करने के लिए हम अपना एक मुहिम चलाएंगे। उसके लिए वो फंडिंग कर रही है, वो फंड दे रही है, उससे वो काम हो रहा है, तो वो इसके हिस्से में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा इसके हिस्से में। क्लियर? यहां तक में कोई कंफ्यूजन? सेस और सरचार्ज क्योंकि टैक्स से ही जुड़ा होता है, उसमें तो बस एक ही स्लाइड डिफरेंस है। सेस और सरचार्ज जो होता है वो केंद्र सरकार के हिस्से में चला जाता है। वो आगे चल करके जो देखिएगा, जो फिनांस कमीशन का जो डिविजिबल पूल वो बनाता है, जहां पर जो टैक्स का रकम है उसको स्टेट और सेंटर दोनों के बीच कैसे डिवाइड किया जाए, उस डिवाइड से सेस और सरचार्ज मुक्त होते हैं। लेकिन वो जाएगा संचित निधि में ही। क्लियर? तो इससे निकासी को लेकर के सरकार साल भर का अपना रकम खर्च करेगी, तो खर्च करने के लिए जो इससे निकासी करेगी उससे जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक जो होगा वो धन, तो इसमें रकम डालना, रकम निकालना, इसका ये कस्टडी, इस सब को लेकर के जो भी कानून बनाया जाएगा वो धन विधेयक कहलाया जाएगा। धन विधेयक के अलावा इसके अलावा कोई और फिनेंशियल मैटर इसमें जोड़ दिया जाता है तो वो वित्त विधेयक कहलाएगा। अब वित्त विधेयक में का जो हिस्सा होगा वो दो पार्ट में होगा। वित्त विधेयक जब कभी भी प्रस्तुत किया जाएगा तो या तो वो धन विधेयक के रूप में होगा या केवल वित्त विधेयक के रूप में होगा। तो जब धन विधेयक के रूप में होगा तो धन विधेयक वाला सारा प्रोसीडिंग फॉलो किया जाएगा, और जब केवल वित्त विधेयक होगा तो वो सामान्य विधेयक की तरह प्रस्तुत किया जाएगा और सारा प्रोसीडिंग सामान्य विधेयक की तरह होगा। तो अब आते हैं हम कि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। तो सब धन विधेयक जो होगा वो वित्त विधेयक होगा ही होगा, क्योंकि फिनेंशियल एक्ट तो होगा ही होगा वो। तो प्रत्येक धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक के रूप, वित्त विधेयक होगा ही। अब वित्त विधेयक जब कभी भी, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, लेकिन धन विधेयक जब कभी भी होगा तो वित्त विधेयक ही होगा। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, यह भी सही है कि वित्त विधेयक में वही पार्ट धन विधेयक होगा जो संचित निधि से जुड़ा हुआ होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, एकदम सही है, क्योंकि वित्त विधेयक धन विधेयक भी होगा। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, यह भी सही है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक। इसको प्रमाणित करने का काम जो होता है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अब आता है राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, वित्त विधेयक को रोक करके नहीं रख सकती है। वित्त विधेयक के लिए पूरा अधिकारिता उसके पास है। जैसे वित्त विधेयक क्या हो जाएगा, यह सामान्य विधेयक की तरह काम करेगा। वित्त विधेयक जो होगा वो यहाँ वित्त विधेयक का मतलब क्या है कि वो वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, केवल फिनेंशियल बिल है। दूसरा चीज क्या है कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकते हैं। ये हाँ, टाइप 1 हो गया जो केवल वित्त विधेयक रहेगा, और टाइप 2 क्या हो गया, धन विधेयक। धन विधेयक में क्या है कि उनकी पूर्वानुमति है, अब वो इनकार करें न करें कोई मतलब नहीं है। और जो दूसरा विधेयक है जो केवल वित्त विधेयक है वो सामान्य विधेयक की तरह होगा, तो राष्ट्रपति इनकार कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है, बुलाया जा सकता है, केवल वित्त विधेयक है, आराम से बुलाया, सामान्य विधेयक की तरह काम करेगा। क्लियर? तो मात्र 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है, 5वां और 6ठा। तो आंसर क्या होगा, 5वां और 6ठा। क्लियर? तो ध्यान आपको कहाँ रखना है कि धन विधेयक क्या है, धन विधेयक से वित्त विधेयक
अलग कैसे है। अब इसी धन विधेयक को देखिएगा तो दो तरीका से प्रस्तुत किया जाता है। आगे कोई क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, आगे हम आगे क्लियर कर देते हैं। अभी आगे वही सब चीज़ क्लियर ही हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और है आगे, वहाँ पर जाकर के ये सारा बात क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें कि कुछ प्रश्न तो हम पहले ही आपके साथ चर्चा कर चुके हैं इसके पहले वाले में। ये सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन है पूरे पॉलिटी के क्लास का। स्पष्ट है, अभी जस्ट इसके पहले आपके साथ डिस्कस किया है कि धन विधेयक का जुड़ाव किस चीज़ से होता है, संचित निधि से। संचित निधि में किसी प्रकार का चेंजिंग होगा। उसी तरह से टैक्स को लेकर के किसी प्रकार का चेंजिंग किया जाएगा, वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन नहीं, ये जब कभी भी होगा तो किसी से होगा, वो फिनेंशियल बिल के द्वारा जाएगा। धन विधेयक यहाँ पर काम नहीं करता है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना, अभी चर्चा आपके साथ किए ही है। तो केवल ध्यान में संचित निधि को अगर आप रख लीजिएगा तो धन विधेयक का कंफ्यूजन कभी आएगा ही नहीं। और संचित निधि को छोड़ करके केवल याद करते जाइएगा कि धन विधेयक में ये कंपोनेंट है, हमेशा कंफ्यूज कीजिएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, और गड़बड़ होते चला जाएगा। तो ये क्या चीज़ ध्यान में रखना है, संचित निधि की परिभाषा ध्यान में रखनी है, और उसमें किसी प्रकार का फेरबदल, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप, कुछ भी संचित निधि को ध्यान में रखना है। वो होगा तो धन विधेयक है, और नहीं होगा तो नहीं है। कंटिजेंसी फंड नहीं, कंटिजेंसी फंड बोला जाता है इंग्लिश में उसको। वो उसका हिस्सा नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के कस्टडी में होता है। सर, ये प्रश्न के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट में गलत हो गया। कौन स्टेटमेंट? ये बी और सी। बी और सी, बी कैसे गलत हो गया? उसमें आकस्मिक निधि दिया हुआ। उसके अभिरक्षा से जुड़ा हुआ, उसकी कस्टडी से जुड़ा हुआ चीज़ है। उससे निकासी का के लिए कुछ भी नहीं। अभिरक्षा तो धन विधेयक के रूप में किया है, उस अभिरक्षा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अभिरक्षा मतलब कस्टडी। तो संचित निधि का कस्टडी, प्रत्येक निधि का कस्टडी जो है, कस्टडी में कोई दिक्कत नहीं है। निकासी जब कभी भी होगी तो आकस्मिक निधि से निकासी धन विधेयक के रूप में नहीं की जाती है। निकासी संचित निधि से कोई भी जो निकासी होगी वो धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न में आइए। समेकित निधि संचित निधि को ही कहा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ही। बताइए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को बतलाता है ये प्रश्न, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बताइए इसका क्या जवाब होगा? ए होगा। क्यों? संसद का हाथ होता है। आपके कहने का मतलब है कि संसद का हाथ होता है, संसद ही बजट बनाती है। संसद बजट बनाती है? कौन बनाता है बजट? फिनांस मिनिस्टर बजट बनाती है, सरकार बनाती है। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है कि संसद का तो कोई हाथ होता ही नहीं। संसद क्या करती है? उसको पास करना या रिजेक्ट करना, ये काम कर सकती है। संसद बनाती नहीं है बजट। संसद बजट पर बहस करती है, उस पर चर्चा करती है, उस पर मतदान करती है। बजट बनाने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और गवर्नमेंट के अलग फंक्शन में जाएगा तो फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। अब आता है, संसद को समेकित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को क्या कोई भी शक्ति, कोई भी चीज को बढ़ाने का शक्ति प्राप्त है? घटाने की शक्ति है, कटौती प्रस्ताव वो ला सकता है। कोई भी सरकार के द्वारा जो प्रपोजल लाया गया उसमें कटौती प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन संसद अपनी तरफ से किसी व्यय को, कोई भी व्यय, किसी भी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं ला सकती है। इसी तरह से किसी भी टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव संसद अपनी तरफ से नहीं ला सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है कि वो केवल सरकार के प्रस्ताव में कटौती प्रस्तुत कर सकती है, अदरवाइज उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस संसद नहीं कर सकती है। यह अधिकारिता अगर है किसी के पास तो सरकार के पास है। आप लोगों के साथ तो डिटेल में इस चीज को डिस्कस किए थे। बोलते हैं पन्ना को, कॉपी को धूप अगरबत्ती दिखा के रख दिए होंगे। कभी भी संसद को बजट के चर्चा के दौरान बजट में जो प्रपोजल लाया गया है
उसको बढ़ाने का अधिकारिता नहीं है, उसमें कटौती करने का अधिकारिता है, बढ़ाने का अधिकारिता नहीं है। क्लियर? अब आता है संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई, बस वही बात है कि जब तक सरकार नहीं सिफारिश करेगी वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके हाथ में नहीं है। नहीं तो वो प्रपोजल ला करके इसमें इतना टैक्स बढ़ाया जाए, नहीं कर सकती। कमी का प्रपोजल ला सकती है, बढ़ाने का नहीं ला सकती है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी, वही चीज है जो एक ही बात जो अभी लगातार आपके पास बोले कि कोई भी चीज में वो परिवर्तन, तो व्यय में कटौती कर सकती है, व्यय बढ़ा भी नहीं सकती है, और टैक्स लगाने का भी काम नहीं कर सकती है। संसद के हाथ वहां बंधे हुए हैं। क्लियर? तो सही जवाब क्या होगा? बी होगा कि संसद को कोई भी भारित व्यय को बढ़ाने का अधिकारिता नहीं है। भारित व्यय से जुड़ा हुआ एक और प्रोविजन है, आगे के क्वेश्चन में हो सकता है हम डाले होंगे, इसलिए उस पर भी चर्चा करेंगे, जिसको आप लोग आर्थिक समीक्षा के, आर्थिक सर्वे के रूप में जानते हैं, उसके विषय में एक प्रोविजन है। एक प्रश्न पूछा गया है, सामान्यतः यह प्रश्न पूछा जाता है, सामान्यतः कंफ्यूजन होता है कि क्या ये बजट का हिस्सा है। कभी कभी यहां से एक प्रश्न और उठा करके पूछा जाता है, तो इसको पहले डिस्कस कर लीजिएगा, तब हम बतलाएंगे। हाँ, नहीं, कन्वेंशनल नहीं, मतलब लंबे समय से लगातार चला आ रहा परंपरा है। क्या होगा? ये फैक्चुअल प्रश्न है, वैसे हम डाल दिए थे जानकारी के लिए। FRBM एक्ट के कारण, FRBM एक्ट स्पेसिफिक प्रोविजन डालती है कि संसद जो है वो राजकोषीय घाटा को कम करे, और इसके लिए उसको हर साल अपना व्यय का जो विवरण है वो प्रस्तुत करना है कि व्यय कैसे हो रहा है। अंतिम है ना FRBM एक्ट, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या 2003 में? हाँ, 2003 से ये फंक्शन में है। ये सामान्यतः एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था, ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब आइए, सामान्यतः बजट में क्या प्रोसीडिंग चलता है उसके बारे में है। हो गया? बतलाइए क्या होगा, क्योंकि सब अलग अलग सब कुछ को आप समझ रहे होंगे तभी। बतलाइए जल्दी जल्दी। ए और कुछ जवाब ए के अलावा? बी। और पहले प्रश्न समझिए, प्रश्न किस चीज के लिए है? पब्लिक फिनांस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पब्लिक फिनांस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल कहाँ से पता चलता है? कहाँ से ये बात, मतलब किस किस प्रोसीडिंग से पता चलता है कि पब्लिक फिनांस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्थापित किया गया है? तो सबसे पहला चीज है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट होता है वो क्या होता है? तो आपको इसका इंग्लिश बतला रहे हैं, पूरा फुल फॉर्म। हम बोले वार्षिक वित्तीय विवरण, आप बतला दिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है, इसका हिस्सा क्या होता है, क्या क्या इसमें सम्मिलित होता है? इसमें सरकार का आय प्लस व्यय, इसके अलावा क्या होता है कि सरकार भविष्य में क्या क्या करने जा रही है वो एक अपना की योजना भी प्रस्तुत करती है। तो ये जब कभी भी होगा तो किस रूप में होगा? वित्त विधेयक के रूप में होगा या धन विधेयक के रूप में होगा, या दोनों के मिक्स के रूप में होगा? टाइप 1 टाइप 2 दोनों रहेगा इसमें। अब उसको जैसे भी बांट लीजिए, जब कभी होगा तो वित्त विधेयक के रूप में होगा, क्योंकि इसमें वित्त धन विधेयक के अलावा भी बातें रहती है। आय व्यय जैसे ही होगा तैसे धन विधेयक तो होना ही होना है ना? टैक्स बढ़ाया गया या रकम निकाल के कैसे कैसे दिया जाएगा, तो ये तो यहीं से हो गया कि धन विधेयक तो होगा ही होगा। तो ये प्रस्तुत किया जाता है। ये पार्लियामेंट जब तक इसको अप्रूव नहीं करेगा तो क्या हो रहा है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल को शो कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। विनियोजन विधेयक, ये क्या होता है? क्या डिसएप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है इसको। विनियोग विधेयक भी इसी को कहा। क्या होता है ये? सब लोग बतलाइए इसके विषय में क्या समझते हैं आप? क्या चीज? हाँ, संचित निधि से पैसा निकालना।
जैसे देखिए 3 प्रोसेस होता है जब कभी भी ये शुरू होती है। बजट पहले प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि आगे के प्रश्न में हम कुछ कुछ डाले हुए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट में एक अनुमानित व्यय का के बारे में बतला दिया जाता है। फिर होता है कि जब कभी भी बजट के लिए जो व्यय है वो सरकार पारित करे, मतलब संसद पारित करेगी या नहीं करेगी, तो वो अनुदान के रूप में संसद के पास लाया जाता है, ग्रांट के रूप में संसद के पास लाया जाता है। तो संसद पहले उस व्यय को मंजूरी देती है। पहले क्या होता है कि हम अपना एक एस्टिमेटेड व्यय बतलाए कि हम एक अगला जो साल है हमारा, ये जो हमारा फिनेंशियल ईयर है, इस फिनेंशियल ईयर में हम इतना व्यय प्रस्तुत करेंगे। तो उस व्यय को डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है संसद के पास, अनुदान के रूप में। पहले संसद इसको मंजूरी दे देती है, फिर जब उस व्यय को मंजूरी देती है तब होता है उस पैसे को संचित निधि से निकालना। तो संचित निधि से निकालने के लिए जो बिल लाया जाता है उसको विनियोग विधेयक कहते हैं। तो ये तीसरा और अंतिम प्रोसीडिंग होता है जब संचित निधि से रकम की निकासी होती है। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा, कभी आप इसमें तीनों में कंफ्यूज होते रहते हैं कि अनुदान क्या होता है। ये डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब आता है अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान का प्रावधान। ये भी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो इस पर भी संसद का नियंत्रण होगा। ये सर्वे को लेकर के अभी अभी आपके साथ चर्चा किए थे। ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल का हिस्सा नहीं होता है, पार्लियामेंट इस पर कुछ नहीं कर सकते, बस ये प्रस्तुत कर दिया जाता है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, यह भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 और 5। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? अगला प्रश्न, लेखानुदान क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है बताइए? ये तो फैक्चुअल प्रश्न है, तो आपको जानना चाहिए क्या होता है, क्या होता है। और बताइए, आप बताइए क्या होता है? यही है और कोई? अच्छा, कब प्रस्तुत किया जाता है लेखानुदान? क्या? बजट के बाद। अच्छा, तो ग्रांट में, अनुदान में और लेखानुदान में क्या अंतर है? ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट दोनों में अंतर क्या है? लेखानुदान में और अनुदान में फिर क्या अंतर है? बजट के पास तो हम अभी अभी आपके साथ चर्चा की थी कि अनुदान प्रस्तुत किया जाता है। ये लेखानुदान कब प्रस्तुत किया जाता है? कभी नहीं। ये बजट का हिस्सा, हालांकि आगे क्वेश्चन में डाले हुए भी बतला दे, ये हिस्सा ही नहीं होता है। ये तब प्रस्तुत किया जाता है जब किसी कारण से बजट प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है, तब सरकार लेखानुदान प्रस्तुत करती है और उसके हिसाब से कुछ रकम सरकार संचित निधि से निकासी की जाती है। ये बजट का हिस्सा होता ही नहीं। अगर बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो लेखानुदान नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये संचित निधि से बिना बजट प्रस्तुत किए हुए किसी भी कारण से, अगर मान लीजिए सरकार गिर गई है, क्योंकि फिनेंशियल ईयर के बाद तो खर्च करने के लिए उसको पैसा चाहिए, या इलेक्शन होने वाला है, तो वैसी परिस्थिति में सरकार लेखानुदान प्रस्तुत करती है। दूसरा चीज कि इसी चीज में जब आय प्लस अदर चीज इंक्लूड हो जाता है तो यही चीज अंतरिम बजट कहलाता है, जो इस साल प्रस्तुत हुआ था। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, लेखानुदान अनुदान से कंप्लीट अलग चीज है। जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट या एक्सेसिव ग्रांट, ये सब ग्रांट से अलग चीज है, वो अलग बाद में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, ये उसी साल लिया जाता है जब बजट प्रस्तुत करना संभव नहीं है, वो ग्रांट ले लिया जाता है। उसी को ना गिलोटिन पद्धति अपनाई जाती है कि एक ही साथ उसको तेजी से पारित कर दिया जाए, वो ग्रांट होता है। वोट ऑन अकाउंट उस साल प्रस्तुत किया जाता है जिस साल बजट नहीं प्रस्तुत किया जाना संभव हो, उस साल अनुमानित व्यय निकाला जाता है लेखानुदान के माध्यम से। वो बजट का हिस्सा, इसी में जब आय भी जुड़ जाता है, अनुदान जब कभी होगा तो व्यय से जुड़ा होगा, तो इसमें जब आय जुड़ जाएगा या अदर मैटर जुड़ जाएंगे तो ये अंतरिम बजट कहलाएगा। क्या? नहीं, जैसे अभी बजट कब पास हुआ है आपका? यही अंतरिम बजट में अगर आय प्रोपोर्शन को हटा दीजिए तो बाकी चीज जो है वो लेखानुदान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ ये
जब कभी भी अनुदान होगा तो व्यय की स्वीकृति होती है, तो वो व्यय की स्वीकृति जब बजट के साथ नहीं किया जा रहा है तो वो लेखानुदान होगा, और इसी में आय को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो अंतरिम बजट हो जाएगा। वही चीज़ है, उसी से जुड़ा हुआ अभी अभी आपके साथ चर्चा किए हैं। हाँ, अब तो अभी भी तुरंत चर्चा ही किए आपके साथ, केवल ये सही होगा, ये कोई प्रोविज़न नहीं है। कोई भी सरकार अंतरिम बजट और लेखानुदान प्रस्तुत कर सकती है। क्लियर? थोड़ा थोड़ा सा कहने कि बड़ा कंफ्यूजिंग इलाका है, जब तक उसको पूरा अच्छा से समझिएगा नहीं, यहाँ पर लगातार कंफ्यूज करते चले जाइएगा। ये भी डिस्कस कर लिए आपके साथ, ये भी डिस्कस कर लिए आपके साथ। क्या होगा? अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है ना कि जब कभी प्रस्तुत किया जाएगा तो किसके रूप में? डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय जब कभी भी संसद के सामने लिया जाएगा तो डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में लिया जाएगा, और इस डिमांड ऑफ ग्रांट को अगर संसद ने अनुमति दे दी तब अगला जो होता है वो विनियोग विधेयक होता है, डिसएप्रोप्रिएशन बिल होता है। यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। बताइए अंशु, मोना बतला, पर तो सब पर चर्चा कर चुके हैं एक एक करके। डी, अंशु डी ही होगा। क्यों? लेखानुदान कब प्रस्तुत किया जाता है? ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ये सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। कब प्रस्तुत किया जाता है? जब निश्चित अवधि के लिए होगा, सीमित टाइम के लिए होगा। कब होगा वो सीमित टाइम? जब उस टाइम में बजट नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। एकदम माइंड में इस बात को रख लीजिएगा। क्लियर? इसमें कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लेखानुदान बजट का हिस्सा नहीं होता है। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया है, सॉरी। ये पुराना क्वेश्चन बीपीएससी का ही सीधे डाल रहे थे ना, उसी चक्कर में ये ऑप्शन भी आ गया, इसको हटा दीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य केवल आप बतला दीजिए, बस। सामान्य बात है सरकार की नीति पर प्रश्न लगाना, क्योंकि कटौती प्रस्ताव कभी पारित नहीं होती है। अगर पारित हो जाती है तो क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन लेजिस्लेचर से, वो पिछले ही साल निकला हुआ होता है। फिनेंशियल ईयर आपका कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। तो अप्रैल से निकासी शुरू होती है, उसके पहले का पहले ही हो चुका होता है। अप्रैल से लेकर के मार्च तक का होता है। तो इसलिए ना बजट फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है कि उस समय से लेकर के और मार्च तक हमारा पहले के अनुसार चलता रहेगा। जो कुछ भी नया होगा वो अप्रैल से शुरू होगा। तो उसी के बीच में पहले अनुदान पारित कर लिया जाता है, फिर विनियोग विधेयक ले आया जाता है। फरवरी से मार्च का नहीं निकाला जाता, वो पहले ही निकल चुका होता है। इसलिए जो सर्वे होगा आप देखिएगा कि 1 साल पहले का उसके पास एक्यूरेट होता है खर्च आय व्यय का। जिस साल सर्वे दिया जाता है उस साल का उसके पास अनुमानित अनुमान होता है, मतलब अंतिम नहीं होता है। क्या है? विधानसभा विधानसभा सदस्य में तो अपना पत्र कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने तुरंत ही, तो अभी अभी आपके साथ डिस्कस किए थे स्पीकर के बारे में। जब नया स्पीकर आ जाएगा तब होगा। तो सही जवाब क्या होगा? ए। उल्टा हो गया थोड़ा सा, मतलब ये सही जवाब होगा केवल एक सही है। क्लियर? तो लगभग हमने आपके साथ लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ तमाम पहलुओं को आपके साथ डिस्कस किया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में हो तो अब आप बोलिए। विधायिका को लेकर के किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो आपके पास तो आप बोल सकते हैं। किस चीज़ के लिए? वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आधार को लेकर के जो बिल लाया गया था और उसको धन विधेयक के रूप में पारित करवा लिया गया था, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी उस पर डिसीजन नहीं आया है। तो फिर जब डिसीजन आएगा तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सरकार का जो पक्ष था, सरकार का ये पक्ष था आधार की अनिवार्यता को लेकर के कि हम कोई भी जो कोई भी हर जगह पर आधार कार्ड जो है उसको अनिवार्य करने जा रहे हैं, कोई भी व्यय, कोई भी सरकार के फंड का यूज करने के लिए। तो इसको लेकर के उसने मनी बिल के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन अभी वो पेंडिंग है। तो जब तक डिसीजन नहीं आएगा वो मामला, क्योंकि हम कुछ कह दें
और सुप्रीम कोर्ट को देखिएगा अभी जो लगातार डिसीजन आ रहा है उसमें ऑब्जर्वेशन जो वो देती है वो बड़ा धमाकेदार ऑब्जर्वेशन देती है, लेकिन जब निर्णय देती है तो निर्णय एकदम एंड विथ फियास्को रहता है। सर वो जो डिफरेंस बोले थे संचित निधि पर भारित व्यय और संचित हाँ, निधि से व्यय। संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से व्यय, ये दो चीज है। संचित निधि पर भारित व्यय बता दिए कि 112 का सेकेंड पार्ट पढ़िएगा जाकर के, वहाँ पूरा व्यय का विवरण दे दिया गया है, जिसमें मैक्सिमम क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब का वेतन भत्ता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन, ये सब संचित निधि पर भारित व्यय है। भारित व्यय को लेकर के जो प्रोविजन रखा गया है, इस पर संसद केवल चर्चा कर सकती है, इस पर मतदान संसद नहीं कर सकती है। मतदान पर रोक लगा दिया गया, संसद इस पर मतदान नहीं कर सकती है। तो एक व्यय हो गया संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा हो गया संचित निधि से व्यय। संचित निधि से व्यय, यहां पर जो भी व्यय किया जाएगा तो ये अनुदान के रूप में पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर अनुदान पारित होने के बाद फिर विनियोग विधेयक के रूप में इसे निकाला जाएगा। यह विनियोग विधेयक के रूप में निकासी की जाएगी। नहीं, लेखानुदान आम अनुदान केवल होगा, आम चर्चा के बाद अनुदान पात, तो वो गलत कहीं से ये होगा। लेखानुदान जब कभी भी होगा तो वो उस समय होगा जब बजट नहीं प्रस्तुत किया जाना है। नहीं, जनवरी से मार्च तक का कैसे होगा, वो तो अगले साल के इसमें रहता है। वो तो पूरा एक फिनेंशियल ईयर के लिए होता है, तो उसमें से जनवरी मार्च को आप ऐसा थोड़ी होता है कि एक क्वार्टर हटा करके किया जाएगा, नहीं, वो पूरा एक फिनेंशियल ईयर के लिए होता है, क्वार्टर नहीं हटाया जाता, क्वार्टरली बजट नहीं प्रस्तुत होता है। फिर आता है जाकर के एक बार मतलब एक नज़र उस पर डाल लीजिएगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है, 3 तरह का ग्रांट अलग से फिर दिया गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेसिव ग्रांट, एडिशनल ग्रांट। किसी भी फंड में अगर लगता है कि लैक हो रहा है तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात की गई है। सरकार को लगता है कि नहीं, कोई अचानक से कोई बहुत किसी खर्च की ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए वो एडिशनल ग्रांट का प्रोविज़न रखा गया कि इस काम के लिए जैसे अचानक से कोई समस्या आ गई, अब उसमें से पैसा निकालना होगा, तो कहाँ से निकालेगा वो, तो वो एडिशनल ग्रांट की व्यवस्था करेगा। क्लियर? जैसे देखेंगे मनरेगा को लेकर के देखे होंगे, 2020 का जब बजट प्रस्तुत किया गया तो उस समय बहुत कम उसको ग्रांट दिया गया था, लेकिन 2020 में जब आत्मनिर्भर भारत योजना सरकार फिर प्रस्तुत करती है कोविड के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, तो वहां पर देखिएगा तो फिर उस ग्रांट को बढ़ाती है। तो ये 3 प्रोविजन अलग से रखा गया है, वो बजट का हिस्सा नहीं होता है, वो बजट के बाद होता है। इसी तरह वोट ऑन अकाउंट बजट का हिस्सा नहीं होता है, बजट नहीं प्रस्तुत किए जाने पर वोट ऑफ अकाउंट प्रस्तुत किया जाए, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। क्लियर? उस पर चर्चा नहीं, उसी चर्चा के बाद अनुदान प्रस्तुत किया जाए, ग्रांट प्रस्तुत किया, डिमांड ऑफ ग्रांट प्रस्तुत किया जाता है, अनुदान की मांग की जाती है। जैसे आप यहाँ पर रहते हैं, आप अपने ऊपर समझिए ना, आप यहाँ पर रहते हैं, आप अपना एक व्यय का अनुमान लगाते हैं, है ना, वो अपने घर में भेजते हैं कि हमको इतना खर्च चाहिए, इतना हॉस्टल का खर्चा है, इतना खाने पीने का खर्चा है, इतना सिनेमा देखने का खर्चा है, इतना कपड़ा अच्छा खरीदने का खर्चा है, ये सब डाल करके गार्जियन को भेजते होंगे कि ये व्यय हमारा अनुमानित व्यय है। तो ये हो गया, उस व्यय का जो डिमांड आप कर रहे हैं वो हो गया अनुदान। अनुदान के रूप में उनसे मांगिएगा कि भाई हमको दीजिए, अब हम दिनहीन, हम क्या करेंगे यहाँ, तो आप मांगते जो है वो अनुदान है। वो अनुदान को मंजूरी दे दिया, अच्छा ठीक है हम देंगे तुमको, फिर आप पैसा मांगते हैं कि अच्छा भेजिए पैसा, आप तो मंजूरी कर दिए, कितना हमारा अनुमानित व्यय हो गया, इतना रहने का, तो हमको दीजिए। तो जो देने का काम मांग रहे हैं वो विनियोग विधेयक। आया बात समझ में? हाँ, तो घर में जाएगा तो चर्चा होगा ना, आपके जो पेरेंट्स होंगे आपस में चर्चा करेंगे ना, भाई वगैरह होंगे कि क्या इतना इसको दे दिया जाए कि नहीं दिया जाए,
मम्मी पापा तो डिस्कस करेंगे कितना पैसा इसी को दे देंगे तो बाकी कैसे होगा, तो वही आम चर्चा हो गया। डिमांड और ग्रांट, हाँ, फिर अनुदान की स्वीकृति हो गया, अच्छा ठीक है इतना इसको दिया जा सकता है। उसके बाद फिर आपको जो पॉकेट खर्चा मिलेगा महीना में वो आपका विनियोग विधेयक हो गया। हाँ, ऐसे समझ जाइएगा तो एकदम दिमाग में रहेगा, कभी गड़बड़ी नहीं होगा। क्लियर। कभी अचानक से बीच में आ गया कि समय पर आप नहीं अपना बता सके, कोई फॉर्म 4-5 ठो आ गया, सब फॉर्म भरते हैं ना, पुलिस दरोगा का भी भर देते हैं, एसएससी का भी भर देते हैं, सीजीएल भी भर देते हैं, फलाना ठिकाना जितना आता है सब भरने लगते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए तो अचानक से मांगते होंगे, तो उसी को समझ लीजिए सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेसिव। बीमार पड़ गए अचानक बहुत जोर, जॉन्डिस वॉन्डिस हो गया, खूब समोसा लिट्टी खा लिए, जॉन्डिस हो गया, तो फिर एक एडिशनल डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह याद रहेगा, आपको ध्यान में रहेगा क्या 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 होता है, बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है। अपने फैमिली को लेकर के चलिए, पूरा देश का उसी तरह से सोच लीजिए। क्या तो आज लंबा समय निकल गया, जुडिशरी आज नहीं हो पाया, आज क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगेगी, कहीं से भी लगेगा कि हाँ हमको ये समझ में नहीं आया, तो आप बेधड़क कॉल कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन पहले एक मैसेज ज़रूर डाल दीजिएगा, उसके बाद कॉल कीजिएगा, क्योंकि आजकल पता नहीं सरकार जो सर्वे का प्रोसीडिंग शुरू करेगी, इतना व्यस्तता बढ़ गया है जो कुछ करने का नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुडिशियरी और लोकल सेल्फ बॉडी, तो अगला पॉलिटी का जब तक भी क्लास होगा, तो अगर कल होगा तो कल, उसके बाद होगा तो जुडिशियरी प्लस लोकल सेल्फ बॉडी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद छिटपुट जो बचा खुचा रहेगा वो एक क्लास में हम लोग करना है। इसी फॉर्मेट में तो हम डालते ही हैं क्या। हाँ, वो हम नहीं डालते, हम अपना खुद प्रिपेयर भी खुद करते हैं। इकोनॉमी वाला जो प्रिपेयर, वो यहाँ का जो असिस्टेंट हमारा है वो करता है, हम अपना खुद करते हैं। हाँ, नहीं मेरे वाले में नहीं आएगा, जो क्वेश्चन सीक्वेंस नहीं, ये वाला जो ABCD हो गया है, अच्छा यहाँ नंबर डाल दें। नंबर हम डालते, एक्चुअली क्या हुआ है ना, हम भी लगातार प्रयोग कर रहे थे, तो हम सीखते सीखते लास्ट डे सीखे कि इजी से वर्ड फाइल को कैसे तुरंत PPT में बदल दें। वही काम हमने किया है, वर्ड से सीधे PPT में बदल दें, इसी कारण से कुछ गड़बड़ी हो गई है। नेक्स्ट टाइम में हाँ उसी से वो हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके और वो सीधे PPT में हमने बदल दिया, जिसके कारण से ये समस्या आ गई है। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा उसमें ये समस्या नहीं रहेगी, वो हम समझ गए कैसे करना है, क्योंकि हम सीख रहे थे खुद, उसी चक्कर में ये गड़बड़ हो गया है। नहीं, इसके क्वेश्चन नंबर हम डाल देंगे, हम डाले थे इसमें, सब में क्वेश्चन नंबर डाला हुआ था, लेकिन वो इससे छिप गया है। हम प्रश्न संख्या 1 कर करके डाले हुए थे, वो छिप गया है इससे, लेकिन अब अगला में हम डाल देंगे वो। क्या इंफॉर्मेशन पहले ही चला जाएगा, पहले ही चला जाएगा आपके पास। लेकिन पॉलिटी का जब भी अगला क्लास होगा, जुडिशियरी और लोकल सेल्फ बॉडी। इसके अलावा और कौन कौन टॉपिक बच जाता है जहाँ से प्रश्न रहते हैं, एक तो इलेक्शन और उसी तरह का जितना भी छोटा मोटा चीज़ है, इमरजेंसी प्रोविज़न, क्योंकि मेन यही 3-4 टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो बोले ही ना लोकल सेल्फ बॉडी, लोकल सेल्फ बॉडी पर तो करेंगे ही। क्या हाँ आएंगे कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। आप वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा क्वेश्चन, एक आध हम बतला देंगे क्या है, वो सब चीज़ तो जान ही रहे हैं। मेरे नज़र के सामने से गुजरा नहीं है अभी तक कोई क्वेश्चन वैसा। बहुत पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, उसके निर्वाचक कौन होते हैं, निर्वाचक का प्रकृति क्या है, तो सब तो जान ही रहे ना आप। कौन कौन होते हैं निर्वाचक लेजिस्लेटिव काउंसिल के? लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचक कौन कौन लोग होते हैं?
हाँ ठीक है, इनको बोलने दीजिए। इलेक्टेड होते हैं और एक तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर हैं, वो होंगे, और इनको बोलने दीजिए। इनका प्रॉब्लम है, ये बतलाएंगे। बस यही जानते हैं। कितना कॉपी जो क्लास नोट्स है उसको कहीं पलटते हैं कि भूल गए? हम क्लास के साथ शुरुआत दिन में क्या कहे थे कि 2 घंटा टाइम आपको पहले से दे करके आना है और 2 घंटा टाइम इसके बाद देना है। 2 घंटा क्यों कहे थे पहले दे के आना है? क्योंकि उसको पढ़ के आना है। तो अगर पढ़े होते तो पता होता कि उसके मेंबर कौन कौन होते हैं। तो एक होते हैं कौन, मोना आप बतलाओ कौन कौन होता है? लोकल सेल्फ बॉडी कितने होते हैं? स्नातक क्षेत्र के होते हैं, हाँ, और माध्यमिक शिक्षक होते हैं। माध्यमिक शिक्षक, स्नातक और लोकल सेल्फ बॉडी और इलेक्टेड एमएलए, और उसके बाद मनोनीत सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं। तो ये 4 मनोनीत सदस्य में देखिएगा तो एक चीज़ यहाँ पर बढ़ाया गया है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी मनोनीत किया जाता है। जैसे वहाँ पर है कि 4 क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पर एक 5वां क्षेत्र विधान परिषद के लिए है कोऑपरेटिव मूवमेंट। वहाँ पर क्या क्या है? 4 क्षेत्र जहाँ से सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा, शिक्षा नहीं, सामाजिक सेवा। मनोनीत किया जाता है इस 4 में से। मनोनीत मतलब समझते हैं? कौन करता है मनोनीत? लोग करते हैं मनोनीत। कौन करता है? हाँ, और राज्यसभा में कितना सदस्य को करते हैं मनोनीत? तो यादें हैं सब, तो फिर इसमें क्या पूछना है? तो यही ना अभी आपसे पूछे थे कि वोटिंग कौन करता है। आप ही बतलाए कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो करते हैं वोटिंग, शिक्षक करते हैं वोटिंग, स्नातक करते हैं वोटिंग, लोकल सेल्फ बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं वोटिंग, कोऑपरेटिव वाले नहीं करते। और कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न डालिएगा। अंतरिम बजट में विनियोग विधेयक से निकासी होगी या लेखानुदान से? देखिए, कभी भी व्यय को जो मंजूरी मिलती है हमेशा ध्यान में रखिएगा, व्यय को मंजूरी अनुदान से, निकासी विनियोग विधेयक से। तो लेखानुदान उसी व्यय को कहा जाता है जो अंतरिम बजट का हिस्सा होता है, और निकासी जब कभी होगा तो विनियोग विधेयक से ही होगा। अनुदान से निकासी नहीं होती, अनुदान व्यय की मंजूरी होती है, और व्यय का निकासी जो होता है वो विनियोग विधेयक से होता है। बस 2 चीज़ केवल ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। व्यय को मंजूरी मिलना और व्यय की निकासी होना। रकम की निकासी विनियोग विधेयक से, व्यय को मंजूरी अनुदान से। सामान्य परिस्थिति में डिमांड ऑफ ग्रांट, और विशेष परिस्थिति में जब बजट पास नहीं किया जा सकता है तब वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। क्लियर?